हाय गाइस, मैं हर्षवर्धन रवि आपका स्वागत करता हूं नर्सिंग ज्ञान में, जहां पे कि हम देते हैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस। और आज मैं आपको बताने एमएसएन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अस्थमा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अस्थमा जाने से पहले हम लोग जानते हैं ना कि रिस्पायरेटरी डिजीजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा रिस्पायरेटरी डिजीज क्या होता है। अब नाम से ही क्लियर है कि रिस्पायरेटरी डिजीज मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होगा। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या डिजीज हो सकता है, इसमें मेजर क्या पार्ट। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा एनाटॉमी, थोड़ा सा फिजियोलॉजी जाना पड़ेगा रिस्पायरेटरी सिस्टम का। वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम हो जाएगा, बट आपको हल्का सा इनसाइट दे देता हूँ उस टॉपिक पे। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, लंग्स आ गए, ट्रकिया आ गए, ब्रोंक्यूल्स आ गए, ब्रोंकाई आ गए, यही आता है ना, सिंपल। तो इन्हीं को समझना है। इन्हीं में अगर कोई डिजीज हो जाता है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीज में। उसमें से कौन एक आता है, अस्थमा भी एक आता है। आप देख सकते हैं अस्थमा भी एक रिस्पायरेटरी डिजीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। रिस्पायरेटरी DISEASE। राइटिंग का ध्यान मत दीजिएगा गाइस, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें अच्छा राइटिंग है यहाँ पे, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा मेरा राइटिंग गंदा है, तो इस पे फोकस ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अस्थमा है एक रिस्पायरेटरी डिजीज है। तो सब मैंने आपको ये भी बताया कि रिस्पायरेटरी होता है क्या और ये कहाँ हो सकता है। तो रिस्पायरेटरी वो ऐसा डिजीज होता है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हो सकता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने कंपोनेंट्स आते हैं उसमें भी कोई भी डिजीज, कोई भी अबनॉर्मलिटी आती है, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीज में। अस्थमा में उनमें से क्या है, एक डिजीज है। तो अब चलिए हम लोग अस्थमा के बारे में जानते हैं। अस्थमा होता क्या है ना, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें अस्थमा की, तो asthma is a disease in which inflammation and swelling of bronchioles happen। ठीक है, अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछ दिया कि अस्थमा क्या है भाई, तो आप उसको जाकर बता सकते हैं अस्थमा मतलब एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है ना वो नैरो हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, और जिसके कारण कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब सांस लेने का जो टाइम इंटरवल है ना बहुत शॉर्ट हो जाता है, जिसके नॉर्मल आदमी को मान के चलिए कि एक रिस्पायरेशन साइकिल कंप्लीट करने में मान के चलिए 1 सेकंड लग रहा है। तो जो अस्थमा पेशेंट होगा उसको एक रिस्पायरेशन साइकिल कंप्लीट करने में कितना सेकंड लग जाएगा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा या उससे 1/3 हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट है ना, एयर एक्सचेंज अच्छे से हुई ना, जिसके कारण कि उसका क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी सरकार टाइम, जो रिस्पायरेशन साइकिल का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं अस्थमा क्या होता है, डेफिनेशन जानते हैं इसका, क्योंकि आप एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको एज अ प्रोफेशनल लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम ये नहीं लिख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन का दैट्स फाइन, नहीं, उसमें आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देना होगा। तो आप क्या देते हो अस्थमा में डेफिनेशन, तो अस्थमा का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप। अस्थमा इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सेबल डिजीज। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, रिवर्सेबल डिजीज। अब बहुत सारे का क्वेश्चन आएगा कि डिजीज है बट रिवर्सेबल है, क्या होता है भाई दोनों में ताल्लुकात क्या। तो ताल्लुकात ये है सरकार कि जो रिवर्सेबल डिजीज होते हैं ना वो अपने पूरे नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हैं। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया और सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके ब्रोंक्यूल्स फिर से नॉर्मल हो सकते हैं, और फिर से नॉर्मल हो करके वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। रिवर्सेबल का यही मतलब होता है कि वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाना। दैट्स वाई इसको ना COPD में से रिमूव भी कर दिया गया। वो मैं आपको आगे बताऊं, मैं आपको हल्का सा इंसाइट दे देता हूं कि COPD में जब हम लोग पढ़ते थे पहले, तो उसमें ना 3 डिजीज आते थे, एक अस्थमा आते थे, एम्फाइजमा आती थी और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता था। बट अब अगर आप COPD देखोगे आपके सिलेबस में, अब जो COPD उसमें क्या आएगा, बस 2 आता है, एक एम्फाइजमा आता है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है। उसका यही रीजन है कि एम्फाइजमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो वो रिवर्सेबल नहीं है, वो ठीक नहीं होता। उसको आप कंट्रोल कर सकते हो बट उसको कंप्लीटली आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कंप्लीटली नॉर्मल नहीं कर सकते उस चीज को। बट अस्थमा के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई इसके डेफिनेशन में आपको एक टर्म देखने को मिलता है, इट इज अ रिवर्सेबल डिजीज। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, अस्थमा इज अ chronic obstructive and reversible disease of a respiratory system in which there is narrowing and inflammation of lumen and hyperactive response to certain stimuli characterized by wheezing, dyspnea, coughing and chest tightness। तो ना मैंने आपको ये डेफिनेशन बताया
अब आप पूछोगे ठीक है यार बता तो दिए, इसको समझा भी दीजिए। मैं आपको समझा भी देता हूँ जिससे कि आप जब राइट करोगे डेफिनेशन को एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप पूरे अच्छे से समझे होगे। सबसे पहले देखना है हमें, ये पहला लाइन है, अस्थमा इज ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सेबल डिजीज। इससे आपको क्या समझ में आता है? अस्थमा जो है वो क्रोनिक का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हुआ था बहुत बार कि क्रोनिक भी है भाई, रिवर्सेबल भी है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहाँ पे जो क्रोनिक है ना, ये कब होगा? जब इसका सिनेरियो हट जाए। जब रिवर्सेबल मतलब जो लास्ट स्टेज में अगर पहुंच गया अस्थमा, तब जाकर के ये क्या बनेगा? क्रोनिक अस्थमा बन जाएगा। और क्रोनिक अस्थमा ठीक होने में ठीक तो होता ही नहीं है। कोई भी, आपको पता क्रोनिक होता ही तब जब कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है वो क्या हो सकता है? रिवर्सेबल है। लेकिन ये केस किसके साथ नहीं हो सकता? सीओपीडी में जितने डिजीज लाई करते हैं उसके साथ ये केस नहीं होता, अस्थमा के साथ ये केस है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि अस्थमा एक रिवर्सेबल डिजीज है। अस्थमा इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सेबल डिजीज। अस्थमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिवर्सेबल डिजीज, पर किसका इसमें होता है क्या? आप पूछिए इसमें होता क्या? तो अस्थमा में होता क्या है, जो हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंकाई होता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाता है। वो भी आपको एक डायग्राम से बता सकता हूं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक ना डायग्राम देखने जा रहे हैं, मैं कुछ मार्कर्स का यूज करता हूं। ये है, मान के चलिए हमारा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। ये है उसमें आपका ल्यूमेन साइज। ये आपका मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं आगे बताऊंगा ना तो उस समय मुझे जरूरत पड़ेगा। ये आपका नॉर्मल है। ये जो है आपका मतलब जो अस्थमा स्टार्ट हुआ तब का है, एंड ये वाला हाँ, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस सिक्रेशन, स्मूथ मसल्स फाइबर, ठीक है। तो ना ये है नॉर्मल सिनेरियो। मैं एन से नॉर्मल को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये है नॉर्मल सिनेरियो। ये जबकि अस्थमा स्टार्ट हो जाएगा, उस पर मतलब एक्ट करना स्टार्ट कर जाए, एलर्जेंस है, वो मैं आपको टाइप जब बताऊंगा तो समझाऊंगा एलर्जेंस क्या होता है और इरिटेंस क्या होता है। तो अस्थमा अटैक जब हुआ तो ए से आपको डिनोट मैं कर रहा हूं, अस्थमा अटैक जब किया, और अस्थमा जब पूरा काउस कर गया और ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, उस केस में ये होता है, मतलब कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं, ये जो है हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, अभी अस्थमा नहीं हुआ, कोई एलर्जेंस एक्ट नहीं किया, इरिटेंट एक्ट नहीं किया इसमें। तो क्या हो रहा है? नॉर्मल यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सारा कुछ। मैं आपको ना एक फिगर बना के डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि आप समझ लेना, मेरा ड्राइंग उतना सही नहीं है। मैं लंग्स पता नहीं क्या बना रहा हूँ, चलिए ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। अरे हम लोग नर्सिंग वाले हैं, इतना समझ में आता है, ठीक है। तो मेरा ड्राइंग खराब है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स आपको यहाँ पे आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रांच हुआ है वो प्राइमरी ब्रोंकस होगा, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस होता है, देन उसके बाद टर्शियरी, देन उसके बाद एल्वोलाई आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? जब सारा कुछ नॉर्मल है, आपका ब्रोंक्यूल का साइज ये है, ल्यूमेन का साइज ये है, ल्यूमेन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, जो मतलब कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है प्रॉपर वे में हो रहा है, तो मैं नॉर्मल हूं, ठीक है। बट अब क्या होगा कि अगर अस्थमा अटैक कर गया, अस्थमा किसी पर्सन पर अटैक कर गया, उसके बाद क्या होगा कि जब का ल्यूमेन का साइज है वो कंस्ट्रिक्ट करने लगेगा। कंस्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ने लगेगा। अब क्यों सिकुड़ने लगेगा? तो यहां पे बात आती है इस लाइन की, देखिए, इन विच देयर इज नैरोइंग एंड इन्फ्लामेशन, नैरोइंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ल्यूमेन। ये जो है आपका, ये है ल्यूमेन, ठीक है। इसी का क्या होने का, इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पोर्शन में आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, इस पोर्शन में आपको नैरोइंग देखने को मिलती है। ये देखो, अस्थमा अटैक जब हुआ तो ल्यूमेन नैरो हो गया, और जब अस्थमा पूरा मतलब बढ़ गया है, क्रोनिक में आ चुका है, तब जाके पूरा लगभग पूरा कंस्ट्रक्ट ही कर गया। बहुत दिक्कत होती है उस केस में। तो आपने देखा नैरोइंग इन्फ्लामेशन ऑफ ल्यूमेन। यहाँ पे हमको पता है ना कि ब्रोंक्यूल्स जो है
वो कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों करने, मान के चले कि कोई इरिटेंट्स या कोई एलर्जेंस जो है ना इस पे एक्ट कर गया हमारे बॉडी पे एक्ट किया, हमने उन्हें उसे इनहेल कर लिया अपने भीतर। अब इनहेल करने का क्या हुआ, इरिटेंट्स गया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू गया यहाँ पे, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे गया लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकियस में गया, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंक, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद एल्वोलाई ब्रोंकियल्स में जाते जाते क्या हुआ वहां पे कि ये बैठा, उसको स्टिमुलेट किया, वहां पे क्या होने लगा कि हाइपर म्यूकस सिक्रेशन होने लगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इस चीज की जो किया था थर्ड लाइन, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। मैं जो आपको बता रहा था एलर्जेंस और इरिटेंट्स जिसके कारण के अस्थमा काउज हो सकता है, उसी का नाम है यहाँ पे स्टिमुलाई। सॉरी मार्कर हल्का सा काम नहीं कर रहा है, तो ना मैं आपको बताता हूँ इसी चीज में। हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों के दिल में ये ख्याल होता है कि हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, कोई भी एलर्जेंस, कोई भी इरिटेंट से जब हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारा बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब कि अगर वो एलर्जन आपके अगल बगल भी आ गया, गलती से भी उसे आपने इनहेल कर दिया, वो एक मान के चलिए मैं नॉर्मल हूं, ठीक है, मुझे किसी चीज से एलर्जी नहीं है, और कोई इरिटेंट्स आ गया, मान के चलिए पॉलन मेरे नाक में आया, एक बार के लिए क्या हो सकता है, मैं छींक दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, ये होते रहता है, हमारा जो मैकेनिज्म है उस पर एक्ट करेगा, उसे बाहर निकाल देगा, मतलब मेरे जो नोज में म्यूकस है या फिर जो हेयर्स हैं वहीं पे ट्रैप हो जाएगा और नॉर्मली वो खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझ में एलर्जी नहीं है। बट जो पर्सन, किसी पर्सन जिसमें एलर्जी है, इरिटेंट से किसी को दिक्कत है या किसी को, उस पर्सन में अगर ये इरिटेंट्स चले जाते हैं, स्टिमुलाई चले जाते हैं, तब जाके क्या करते हैं कि उनके जो ब्रोंकियल्स उनमें हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस करवाने लगते हैं, वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसी रिस्पॉन्स को जब हमारा शरीर किसी भी चीज से बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाए, बहुत ज्यादा एक्ट करने लग जाए, मान के चलिए मेरे ऊपर ना मेरे ऊपर कोई एलर्जेंस आ गया, पॉलेंस आ गया, मेरा शरीर नॉर्मल है, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसे मतलब इनहेल किया, मैंने नॉर्मली उस पर छींक दिया, आछी हो गया, खत्म ही पे बात। लेकिन जब मुझे अस्थमा के सिम्टम्स होंगे तब मेरा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलाई के लिए क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। अब वो स्टिमुलाई मेरे नोज में आया, नेजल ट्रैक्ट से भीतर गया, यहाँ पे फैला, अब मैं क्या करूंगा, इस पर ज्यादा एक्ट करने लगूंगा, मेरा एंटीबॉडी बोलेगा, मेरा जो हमारा जो शरीर है वो क्या बोलेगा कि भाई जाओ इसको जल्दी से रिमूव करो क्योंकि ये हमको एकदम नहीं पसंद है। मतलब होता नहीं है कि आपने किसी को, एक नॉर्मल होता है, ठीक है, मैं आपको ना एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि ना एक लड़की है, ठीक है, उसको ना 2 लड़के जाके दे रहे हैं रोज, एक को ना वो क्या बोली कि हाँ ठीक है नॉर्मल है एज अ फ्रेंड, एक को बोलते नहीं इससे मेरे नजरों के सामने से दूर करो, ये नहीं चल सकता है मेरे सामने। तो हमारा बॉडी क्या करने लगता है, सेकंड किस करने लग जाता है जिस पर्सन को एलर्जी होती है उस सर्टेन स्टिमुलाई से। तो उसी चीज को बोलते हैं यहाँ पे हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो आप बोलोगे कि ठीक है आप इतना तो बता दिए, इन्फ्लामेशन हो जाता है ल्यूमेन का, ल्यूमेन सिकुड़ जाता है, ये रीजन भी बता दिए क्यों, क्योंकि हाइपर एक्टिव हो जाता है उस सर्टेन थिंग से। लेकिन आप पता कैसे करते हो? तो पता है डेफिनेशन में ही एक चीज लिखा हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय। जब कोई भी एलर्जी होने को आप अस्थमा नहीं बोल सकते। जो मेरी बात समझना, कोई भी एलर्जी अगर किसी को है, अगर वो बहुत ज्यादा छींक रहा है, उसका रनिंग नोज हो गया, रनाइटिस हो गया, आप उसको अस्थमा में नहीं बोल सकते क्योंकि वो एलर्जिक डिजीज अलग अलग भी आती हैं, ठीक है, अस्थमा ही नहीं होते। लेकिन इसके ना कुछ सिम्टम्स, जो मेजर सिम्टम्स है, जो कि आपको एक एस्थमेटिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जो मेजर सिम्टम्स क्या क्या है यहाँ पे देखिए, वीजिंग, डिस्निया, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पेशेंट में, अगर किसी पर्सन में जिसका की जो बॉडी है वो हाइपर एक्टिव हो गया, किसी सर्टेन स्टिमुलाई से हाइपर एक्टिव हो गया, उसके बॉडी पे एक्ट करने लगा, अगर वो पर्सन आपको ये चारों चीज शो कर रहा है, जैसे वीजिंग, डिस्निया और कफिंग और चेस्ट टाइटनेस शो कर रहा है, तब आप उस पर्सन को क्या बोल सकते हो कि ये पर्सन अस्थमेटिक हो गया, ये इसको अस्थमा हो गया। अब मैं आपको पूछोगे यार वीजिंग क्या होता है, डिस्निया क्या होता है, कफिंग क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस क्या होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैंने सीटी की आवाज सुनी, यहाँ देखो मैंने अभी यहाँ बोला और बैकग्राउंड में सीटी बज भी गई, ठीक है, तो ना सीटी की आवाज सुनी है। कोई भी जब अस्थमेटिक पेशेंट होता है तो जो वो सांस लेता है ना, तो उसके ब्रोंकियल क्योंकि कंस्ट्रिक्ट हो गए, स्पेस घट गया, और आप
खुद का भी ना एक मुंह बनाओ, जैसे कि ना अभी मेरा ना इसको ल्यूमन मान लो, मेरे लिप्स को ल्यूमन मान लो आप, तो अभी मेरा लिप्स नॉर्मल है, मैं एस्थमेटिक पेशेंट नहीं हूं, लेकिन अब क्या है ना कि देखो ये अब मेरे लिप्स का साइज देखो कंस्ट्रिक्ट हो गया, छोटा हो गया, नैरो हो गया, जिसके कारण क्या हो कि विस्लिंग साउंड, अब मैं जब एयर पास कर रहा हूं उससे क्या होता है, विस्लिंग साउंड आ रहा है, मतलब एक मतलब कि ऐसा साउंड आ रहा है जिससे कि ऐसा विस्लिंग साउंड आना शुरू होता है। अगर किसी पेशेंट में, अगर किसी पर्सन में आप ये साउंड सुनना स्टार्ट कर देते हो जब भी वो सांस लेता है, उसको आप क्या बोलते हो, वीजिंग। तो अब विस्लिंग साउंड को आप क्या बोल सकते हो, वीजिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं छोटे में लिखूंगा, आई गेस WHISTLING, विस्लिंग, SOUND। मैं साथ साथ स्पेलिंग इस कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शायद ना थोड़ी छोटे में लिखूंगा, दैट्स व्हाई आपको देखने में दिक्कत अगर हो रही है तो आप सुन के स्पेलिंग लिख सकते हो। व्हीजिंग को क्या बोलते हो, आप बोलते हो विस्लिंग साउंड। अगर किसी पेशेंट में, किसी क्लाइंट में आप देख रहे हो कि वो जब सांस ले रहा है तो विस्लिंग साउंड आ रही है, तो आप क्या बोलते हो उसको, कि उसको व्हीजिंग है और उसको अस्थमा हो सकता है। देन दूसरा है डिस्निया। डिस्निया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब जाहिर सी बात है भाई, अब जाहिर सी बात है, नॉर्मली देखिए कि मेरा जो ब्रोंक्यूल्स है इसका ल्यूमेन अभी इतना बड़ा है, ठीक है, नॉर्मल साइज का कोई दिक्कत नहीं है मेरे नॉर्मल ल्यूमेन में, ठीक है। अब इससे ज्यादा एयर पास होगा, इससे गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा, या फिर इस वाले से होगा। खुद सोचो, कॉमन सेंस है ना, कि अगर मान के चलिए ल्यूमेन को ना, आपको ऐसे समझाता हूँ, कुछ ज्यादा समझ में आएगा। मैं ना एक तो इस चीज का यूज करता हूँ, आप बस इसका फ्रंट देखना, ये आपका ल्यूमेन साइज है, ये आपका ना ल्यूमेन साइज है, ये जो है आपका ल्यूमेन साइज है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है इंसान, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे ना इस पे अस्थमा है, अब इससे जो गैसेस एक्सचेंज है इतना पूरा इससे एयर जा रहा है, बाकी सारे में फैल रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, वो पेशेंट पूरा नॉर्मल है। ल्यूमेन साइज बड़ा है, नॉर्मल है, बॉडी का फंक्शन, बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर वैसा है, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे से ना मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ, ये देखो हल्का सा स्क्वीज हो गया। अब क्या हो रहा है ना कि अस्थमा अटैक इस पे कर गया। अब जो इसमें से एयर पास होगा वो जाहिर सी बात है कम पास होगा, स्पेस घट गया ना भाई, स्पेस घट गया क्योंकि एयर कम पास होगा। और जब ये क्रोनिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा जब अस्थमा बढ़ जाएगा और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा ब्रोंकिया बहुत ज्यादा, जैसे कि आप ये देख सकते हो ऐसे हो गया, अब इससे जो एयर पास होगा बहुत कम मात्रा में पास होगा। क्यों हो गया, क्योंकि अब तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, एयर पास कहां से होगा। सिंपल सिंपल, आप लोग समझ गए होंगे शायद, यहाँ तक सिमिलर चीज होता है जिसके कारण की क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नॉर्मल है तो भाई पूरा सांस अंदर जा रहा है, पूरा सांस बाहर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मल नहीं है तो क्या हो रहा है, स्पेस घट गया, नैरो हो गया। सिमिलर चीज में ल्यूमेन साइज घट गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, कम सांस अंदर जा रहा है, कम सांस बाहर आ रहा है। लास्ट क्रोनिक हो गया, अब हो गया भाई, कंस्ट्रिक्ट हो गया, पूरा एकदम सिकुड़ ही गया, तब तो जाहिर सी बात है ना वो अंदर एयर लेगा ना बाहर एयर छोड़ेगा, जिसके कारण की क्या होगा कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। तो डिस्निया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे आपको लिखता हूँ, ठीक है, मैं आपको स्पेलिंग बताते जाऊंगा। ये है SHORT NESS, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, BREATH, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज नोन एज डिस्निया। यहाँ तक मुझे लगता है ना आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मुझे ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई ना इस फिगर को रिमूव करूंगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा इस फिगर को समझने में, ठीक है। ये फिगर शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया होगा तो ना जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें ये फिगर्स हैं, तो अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप बस ध्यान से समझो इस टॉपिक को, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। अब आते हैं कफिंग पे। कफिंग तो सबको पता है, कफिंग का मतलब क्या होता है, कफिंग का मतलब क्या होता है, खांसी लेना। हाँ, हम लोग नॉर्मल भाषा में ना, मैं जब स्टडी कर रहा था इस टॉपिक को, जब मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने जब मुझे बताया था ना ये टॉपिक, मैं बोला सर कफिंग का मतलब क्या होता है सर। अब यार नॉर्मली इसी को कफिंग बोलते हैं, पता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्पूटम निकलता था ना उसको मैं कफ बोलता था, क्योंकि नॉर्मल भाषा में जनरली ना मैं मतलब मेरे लोकल एरिया में ना जो स्पूटम है ना उसको हम लोग कफ बोलते थे। मैं सोचता था यार कफ को अगर बोलते तो फिर खांसी को क्या बोलेंगे भाई, मैं बड़ा कंफ्यूज करता था। लेकिन जब मैं नर्सिंग में आया, जब मैंने कुछ इस पे अथी किया तो मुझे समझ में आया नहीं, जो खांसने की प्रक्रिया ना उसी को कफिंग बोलते हैं, और जो निकलता है हमारा वो थिक सा सिक्रेशन, उससे हम क्या बोलते हैं, स्पूटम बोलते हैं। तो शायद आपका ना ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कफिंग सबको पता है क्या होता है, कि
खांसी करने लग जाते हैं। और चेस्ट टाइटनेस, यहां से मतलब क्या है भाई साहब, चेस्ट क्यों टाइट होने लगता है भाई? बहुत कॉमन चीज है, चेस्ट क्यों टाइट होने लगेगा? चेस्ट नॉर्मल, आपको पता है यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स में ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स में कंस्ट्रिक्टनेस होता है और जिससे कि क्या होता है, एयर फ्लो हो रहा है वो कम हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब आप सोचो कि जब आप नॉर्मल ऐसे सांस ले रहे हो, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, अब मेरा कंस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे मेरा जो ब्रोंक्यूल्स वो कंस्ट्रिक्टेड है। अब क्या हो रहा है, ऐसे सांस लेने लगते हैं, रैपिड ब्रीथ करने लगते हैं, जिसके कारण की क्या है, ब्रोंकियोस्पैज्म होता है, कंस्ट्रिक्टनेस हुआ, ब्रोंक्यूल्स का जो वॉल्स है वो कंस्ट्रिक्ट किया, जिसके कारण की क्या आपको देखने को मिलता है, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है। ब्रोंकियोस्पैज्म के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, तो चेस्ट टाइटनेस। मैं आपको ये डिफाइन करना चाहूंगा, तो कैसे डिफाइन करूंगा कि चेस्ट टाइटनेस इज ड्यू टू ब्रोंकियोस्पैज्म। चेस्ट टाइटनेस इज ड्यू टू ब्रोंकियोस्पैज्म। शायद मेरा स्पेलिंग हल्का सा मिस्टेक हो गया, बट अगर ठीक मैं ठीक ही कर देता हूँ, मैं आपको स्पेलिंग सही लगवाता हूँ, वो जल्दबाजी में ऐसा हो गया, ड्यू टू स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब होता है पेन, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, स्पैज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, वहां का जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ब्रोंक्यूल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण उसमें पेन होता है, जिसके कारण क्या है, हमारा पूरा जो चेस्ट है ना उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है रेस्पिरेशन लेने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, चेस्ट टाइटनेस होती है। आई गेस यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ना, अस्थमा जो होता है वो 3 वे प्रॉब्लम होता है, मतलब 3 स्टेप प्रॉब्लम होता है। देखना चाहो ना तो अस्थमा जो है वो 3 स्टेप प्रॉब्लम है। अब आप पूछोगे यार 3 स्टेप प्रॉब्लम क्या होता है भाई साहब? 3 स्टेप प्रॉब्लम, अस्थमा 3 बेस पे बट के बनता है, 3 स्टेप में अस्थमा होता है, होता नहीं है, मतलब 3 स्टेप में ना अस्थमा अपना काम दिखाना स्टार्ट करता है जब एलर्जेंस आ गया बॉडी में। अब एंट्री के बाद क्या है कि कोई भी एलर्जेंस, कोई भी इरिटेंट्स आ गया और हाइपर एक्टिव है उसके प्रति हमारा बॉडी, तब जो काम होंगे, तब जो वर्क होगा वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला वर्क क्या होता है, एयरवेज इन्फ्लामेशन। एयरवेज इन्फ्लामेशन नाम से ही कॉमन है, आया हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जेंस आया, वो हमारे बॉडी पे एक्ट किया, बॉडी पे नहीं, मेनली वो हमारे ब्रोंक्यूल्स पे एक्ट किया, जिसके कारण कि वहां पे क्या स्टार्ट हो गया भाई, हमें पता है कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब हमारे बॉडी में आता है, हमारे शरीर का सबसे पहला जो रिस्पांस होता है वो रिस्पांस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ही होता है ना भाई। आप सारे लोग अगर पैथोलॉजी पढ़े होंगे, पैथोलॉजी में एक चैप्टर इन्फ्लेमेशन, उसमें हमने पढ़ा ही है कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब हमारे शरीर में एंटर करता है, चाहे एलर्जेंस कुछ भी हो, शरीर वहां पे क्या एज अ मतलब अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहला इंडिकेशन कि आपको बताने के लिए कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो क्या देता है, इन्फ्लेमेशन देता है। वही होता है, कोई भी इरिटेंट्स आया हमारे शरीर में, वो एक्ट किया, एक्ट करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारे एयरवेज हैं, ये जो मैंने जो एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये मान के चलिए ना ऐसे ड्राइंग पे ना कृपया ना आ जाए, मेरा लंग्स थोड़ा सा हमें खराब बनाया मुझे पता है, और आप लोग काम चला लो इससे, ठीक है, जो भी है ठीक है। यहाँ से आया, ठीक है, एयरवेज आप इसको बोल लो, इस पोर्शन को यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स जो यहाँ से है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्सरी हुआ, ब्रोंक्यूल्स हुआ, ब्रोंकल्स यहाँ पे, ये क्या होने लगता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगता है। अब मैं आपको इसको बड़ा में दिखाता हूँ, ये आपका था ब्रोंक्यूल्स, इसको मैं बाहर लेके आया, ये है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रोंक्यूल्स में, सारा कुछ नॉर्मल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो ल्यूमेन साइज भी नॉर्मल है आपका, देखो ल्यूमेन साइज भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। अब क्या हुआ, जब कोई भी कोई भी एलर्जेन से एक्ट किया हमारे बॉडी पे, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन क्या होने लगेगा, अब देखो इन्फ्लेमेशन जब होगा तब क्या होगा, तब की बात देखो, अब हुआ इन्फ्लामेशन ये हो गया। एयरवेज कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रीजन जो इन्फ्लामेशन ही है। देखिए
अस्थमा अटैक हुआ, ल्यूमेन साइज भी जो घट गया, अस्थमा अटैक हुआ, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया, हमारा बॉडी इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि भाई कुछ तो हो रहा है हमारे शरीर में, भीतर में। कहाँ पे हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। अब हम लोग डरेंगे, जो भी यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो सबसे पहला प्रॉब्लम अस्थमा देखने को मिलता है वो क्या होता है? एयरवेज इन्फ्लामेशन। ये आपको नॉर्मल एयरवेज हो गया, एन से मैं नॉर्मल डिनोट कर रहा हूं, और ये जो आपका इन्फ्लेम्ड, तो आई से इन्फ्लेम्ड और एयरवेज हम आई ए कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल एयरवेज एन ए और इन्फ्लेम्ड एयरवेज आई ए, ठीक है। इससे आपको अति कर दिया। अब एयरवेज हाइपर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई। सेकेंड स्टेप क्या है? क्योंकि एयरवेज जो वो तो पहला प्राइमरी जो हमारे बॉडी का फंक्शन था वो किया कि हमारे बॉडी ने इन्फ्लेमेशन करने का क्या बता दिया हमें कि भाई कुछ तो दिक्कत है तुम्हारे शरीर में, जल्दी से चेकअप करो, डायग्नोज करवाओ, कुछ दिक्कत है, इन्फ्लाम करके बता दिया, हमें दिक्कत होने लग गया। अब सेकेंड केस क्या देखते हो? एयरवेज हाइपर सेंसिटिव। एयरवेज क्या हो जाता है ना, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। किससे? उस सर्टेन स्टिमुलाई से। एयरवेज हाइपर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई है। इसका मतलब यहाँ पे ना एक चीज ऐड कर लो जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। टू सर्टेन स्टिमुलाई, किसी भी ना सर्टेन, तो CERTAIN, सर्टेन स्टिमुलाई, टू सर्टेन स्टिमुलाई। हमारा एयरवेज जो है वो हाइपर रिस्पॉन्स करने लगता है, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है। किसको लेकर के? किसी भी सर्टेन स्टिमुलाई। कोई भी ऐसा इरिटेंट्स हो सकता है, मान के चलिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पॉलेंस। तो पॉलेंस है ना हमारा, मतलब चलिए एयरवेज हाइपर सेंसिटिव हो गया, हाइपर रिस्पॉन्स करने लगा। पॉलेन जहाँ हमारे एयरवेज में आता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर रिस्पॉन्स करने, मतलब तुरंत एक्ट करने लगता है। वो तक नहीं, इसे निकालना ही है, इसे मैं नहीं रख सकता अपने पास, इसे निकालना ही। उसी टाइम हम क्या बोलते हैं? हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई। ये भी कंस्ट्रिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है कि हाइपर सेंसिटिव हो गया। हाइपर सेंसिटिव बॉडी कैसे एक्ट करेगा? बॉडी को निकालना है, एक नॉर्मल पर्सन तो छींक के निकाल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं था। अब जो अस्थमेटिक पेशेंट है जिसको सर्टेन स्टिमुलाई से दिक्कत है, जिसका कि बॉडी उस सर्टेन एलर्जेंस को लेकर के आती है, हाइपर रिस्पॉन्सिव, वो क्या करेगा कि वहां पे जाकर के ना म्यूकस सिक्रेशन जो उसको बढ़ा देगा। हाइपर रिस्पॉन्सिव है, अपना काम स्टार्ट करने लगा, गया आईजी गया, मास्ट सेल से जुड़ता, मास्ट सेल जुड़ने के बाद क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है कि वो उस एलर्जन को ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद क्या है कि उसको निकालने का काम करता है म्यूकस के द्वारा। लेकिन इस कारण से यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा म्यूकस फॉर्मेशन भी होने लग जाता है। वो मैं आगे चल के आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके हाइपर रिस्पॉन्सिव टू सर्टेन स्टिमुलाई, ये सेकंड स्टेप था इसका। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, मसल विद इन एयरवेज कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कि हम लोग ब्रोंकियोस्पैज्म भी बोलते हैं। मसल विद इन एयरवेज कॉन्ट्रैक्ट, साइड सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का जो मसल्स है, इसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं सबसे पहले ब्रोंकियल्स में। यहाँ का जो मसल्स है वो स्मूथ मसल क्या होने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुआ, कोई भी वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगा, जिसके कारण ये क्या होने लगा ना, मसल जो वहां कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, सिकुड़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? ल्यूमेन स्पेस घट गया। ल्यूमेन स्पेस घटने के कारण क्या हुआ? ऑक्सीजन अच्छे से, मतलब एयर का एक्सचेंज जो अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगा, विजलिंग साउंड होने लगा, चेस्ट टाइटनेस होने लगा, और बहुत ज्यादा जब अतिम्यूकस सेक्रेशन होने लगा तो कफिंग होने लगा। चारों चीज आपको कैसे देखने को मिला? जब ये तीनों स्टेप हो गया तब देखने को मिला। तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं कि अस्थमा क्या होता है, ठीक है। तो आगे ना अब हम बात करेंगे अस्थमा के टाइप्स क्या हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको इससे कुछ भी नॉलेज गेन हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मतलब जिससे भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत हो सकती है तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू अपना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। चलिए बाय।